Hello students, in this class we will discuss lecture 1 of 3-dimensional geometry. तो फ्रेंड फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाई वी स्टडी 3D ज्योमेट्री. अब तक अभी हम क्या स्टडी करते हैं 2D ज्योमेट्री. हमने 11th क्लास से क्या रीड किया है 2D ज्योमेट्री. 3D ज्योमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं, जैसे सपोज करो हमें 3D फिगर को एनालिसिस करना है, लाइक क्यूब हुआ, स्क्वायर हुआ या 3D सॉलिड फिगर्स हुए, उनको एनालिसिस करना है. तो उनको स्टडी करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमें दो एक्सिस से काम नहीं चलेगा. अभी तक 2D के अंदर हमारे पास दो एक्सिस होते थे, एक्स और वाई एक्सिस. नाउ वी हैव रिक्वायर्ड वन मोर एक्सिस. तो वी हम क्या पढ़ने वाले 3D के अंदर, हम जो 3D फिगर्स होते हैं उनको एनालिसिस करने के लिए विल डिस्कस 3D ज्योमेट्री. तो 3D ज्योमेट्री में होना क्या वाला है, नया काम. अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे, दो एक्सिस होते थे आपके पास, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. नाउ फ्रेंड आपके पास एक एक्सिस और होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, इनके दोनों के परपेंडिकुलर होगा वो. जैसे सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हमको एक एक्सिस और चाहिए था जो कि कैसा होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और उसको क्या बोलेंगे हम, जेड एक्सिस बोलेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से एक एक्सिस और मिल जाएगा हमें. तो 3D के अंदर क्या करते हैं, हम एक एक्सिस जोड़ लेते हैं 3D फिगर को एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि केवल दो एक्सिस से हम 3D फिगर को एनालिसिस नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते. तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमें एक एक जो एक्सिस है और चाहिए, और वो एक्सिस हम कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं. ठीक है, अब क्या होता है कि जब हमने एक एक्सिस और लिया, क्योंकि हमें 3D में चीज़ों का एनालिसिस करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आपको उड़ती हुई एक बर्ड को आपको उसकी पोजीशन बतानी है, तो आपको ऑब्वियसली तीनों जो पॉइंट्स है उसके रिक्वायर्ड हो गया ना. दो पॉइंट से आप नहीं बता सकते, क्योंकि यदि पॉइंट वॉल के ऊपर है तो आप बता सकते हो ना, क्योंकि वो 2D है. बट यदि स्पेस के अंदर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर आपको तीनों पॉइंट की जरूरत पड़ती है. तो 3D को डिफाइन करने के लिए आपको पहले तो तीन एक्सिस चाहिए. अब तीन एक्सिस है तो यहाँ पर प्लेन कितने हो गए, तीन प्लेन बन गए. कौन कौन से प्लेन होंगे, एक है आपके पास एक्स वाई प्लेन. एक्स वाई प्लेन, इसकी इक्वेशन क्या होती है, जेड इक्वल टू जीरो. पूरी इक्वेशन जहाँ पे एक्स वाई प्लेन है वहाँ पे जेड क्या होगा, जीरो होगा. सेकंड प्लेन बन गया एक वाई जेड प्लेन, एक बन गया वाई जेड प्लेन, और थर्ड बन गया एक आपके पास एक्स जेड प्लेन. ठीक है, एक्स जेड प्लेन. तो जो ये तीन एक्सिस है ये क्या करते हैं, स्पेस को इसके थ्रू क्या करते हैं, तीन प्लेन बनते हैं. अब तीन प्लेन क्या करते हैं, स्पेस को 8 ऑक्टेंट में डिवाइड करते हैं. जैसे 2D में क्या होता था, चार क्वाड्रेंट बनते थे, ऐसे 3D के अंदर आप इस फिगर को देखो है ना, 3D के अंदर आप इस फिगर को देखो यदि एक बार, तो क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो तीन प्लेन है, एक एक्स वाई प्लेन, एक वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अपने घर रूम की वॉल देख सकते हो. तो ये तीन प्लेन है ये क्या कर रहे हैं, 8 ऑक्टेंट में डिवाइड कर रहे हैं ना. जैसे बोलो ये देखो फर्स्ट ऑक्टेंट. ठीक है, अब देखो सेकंड ऑक्टेन में एक्स एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ है ना. फोर्थ में वाई कैसा हो गया, नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, वाई एक्सिस कौन सा है, ये रहा ना वाई एक्सिस, जो ये नेगेटिव हो जाएगा. सिमिलरली चार नीचे ऑक्टेन मिलेंगे आपको. तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कि पॉइंट की पोजीशन कैसे बताते हैं ना. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2D के अंदर पूछ रहा हूँ आपसे 2,4 का है, तो आप बोल पड़ोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में. मैं कह रहा हूँ -2,4 का है, बोलोगे सेकंड क्वाड्रेंट में. सिमिलरली 3D में आपसे मैं पूछूं कि 3, 4, 5 की पोजीशन कौन से ऑक्टेंट में है, तो अप टू 8 ऑक्टेंट होते हैं, आठों में से कौन से ऑक्टेंट में है ना. तो इस पॉइंट की पोजीशन कैसे बताते हैं, तो इसके लिए नेक्स्ट हेडिंग लिखो, साइन साइन ऑफ पॉइंट्स साइन ऑफ पॉइंट्स इन एनी ऑक्टेंट, इन एनी ऑक्टेंट. ठीक है, किसी भी ऑक्टेंट में पॉइंट के साइन कैसे होते हैं, साइन ऑफ पॉइंट्स इन एनी ऑक्टेंट. ठीक है, तो इसके लिए एक टेबल बनानी है आपको है ना. ऑक्टेंट चलेंगे यहाँ पे, इधर ऑक्टेंट चलेंगे और नीचे की ओर चलेंगे साइन. ठीक है, एक्स वाई जेड. ठीक है, टोटल हमारे पास 8 ऑक्टेंट बनेंगे, जो तीन प्लेन है मिलके, तीन प्लेन जो है ना ये स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो यहाँ से 8 ऑक्टेंट कौन कौन से होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ ऑक्टेंट, सेवेंथ ऑक्टेंट, एंड लास्ट वन इज सेवन, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, और लास्ट वन इज एट्थ ऑक्टेंट. ठीक है, टोटल 8 ऑक्टेंट में डिवाइड हो जाएगा तीन प्लेन से आपका. ठीक है, अब साइन कैसे होते हैं, देखो आपको कैसे ध्यान रखना है इसको है ना, कैसे आपको ध्यान रखना है. जो क्वाड्रेंट में आप ध्यान रखते थे, क्वाड्रेंट में आपको पता है एक्स और वाई के साइन कैसे चलते थे, फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे चलते थे बिल्कुल सिमिलर चलेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे चलते थे, एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव. सेकंड में क्या होता है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव. थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव. अच्छा, स्टार्टिंग के चारों में हमने देखा था पीछे, स्टार्टिंग के जो ऑक्टेंट होते हैं चारों ऊपर वाले होते हैं उसमें जेड पॉजिटिव है, नीचे के चारों में जेड नेगेटिव है. तो यहाँ पर फर्स्ट जो फोर्थ है ना, फर्स्ट फोर्थ ऑक्टेंट में जेड कैसा है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और लास्ट के फोर में नेगेटिव 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 नेगेटिव. अब देखो आगे क्या होने वाला है, अगेन इसको रिपीट कर दो.
इसी कहानी को रिपीट कर दो। फिफ्थ में अगेन एक्स और वाई पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब सपोज करो मैं आपसे किसी पॉइंट की पोजीशन ऑक्टेंट पूछ रहा हूँ, बताना कौन से ऑक्टेंट में। जैसे मैंने पूछा आपसे 3 2 -1, बताओ ये कौन से ऑक्टेंट में। देखो एक्स और वाई पॉजिटिव है, जेड नेगेटिव है, तो कौन से ऑक्टेंट में हो जाएगा, ये फिफ्थ ऑक्टेंट में हो जाएगा। इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, फिफ्थ ऑक्टेंट में, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ -1 -2 3, एक बार आप ट्राई करो कौन से ऑक्टेंट में बताने का। -2 3 -2, इन पॉइंट्स के बारे में कौन से ऑक्टेंट में होंगे, -3 -2 -1 1 2 1 1 2 1 2 -3 -1 2 -1 4 2 -1 -4 2 3 0 3 0 8 एंड 002। एक बार आप ट्राई करो, बताओ कौन से ऑक्टेंट में होंगे ये। तो देखो फ्रेंड, ये कौन से ऑक्टेंट में, फिफ्थ ऑक्टेंट में। अब देखो यहाँ पर क्या है, दोनों नेगेटिव है। अब देखो आपको ये टेबल याद नहीं करना, देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप बिना टेबल याद करे हमेशा बता पाओगे कौन से ऑक्टेंट में पॉइंट। आप इसको भूल जाओ, जेड वाले को। आप फर्स्ट टू को देखो, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। अब एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव कौन से कोऑर्डिनेट में होता था, थर्ड में होता था। अब यदि ये जेड पॉजिटिव है तो एज इट इज लिख दो इसको, तो ये कौन सा ऑक्टेंट हो जाएगा, थर्ड ऑक्टेंट। और सपोज करो जेड यहाँ पे नेगेटिव होता तो इसमें 4 ऐड कर देते, सेवंथ ऑक्टेंट में हो जाता है ना। सिमिलरली जैसे देखो यहाँ पर एक्स और वाई पॉजिटिव, कौन से कोऑर्डिनेट में होता है एक्स और वाई पॉजिटिव, फर्स्ट में होता है। अब जेड नेगेटिव तो 4 ऐड कर दो उसमें, तो फिफ्थ हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे +1 होता तो फर्स्ट ऑक्टेंट हो जाता। अब देखो यहाँ पर एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव कौन से कोऑर्डिनेट में होता है ऐसा, ये होता है आपका एक्स सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है। अब जेड कैसा है, नेगेटिव, 4 ऐड कर दो तो ये कौन सा ऑक्टेंट हो जाएगा, सिक्स ऑक्टेंट हो जाएगा। आपको टेबल को देखना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। टेबल आपको देखना भी नहीं पड़ेगा कभी कि कैसे बनी थी, आपको हमेशा आप बता दोगे डायरेक्टली। अब देखो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव नेगेटिव, तो कौन सा कोऑर्डिनेट, थर्ड। थर्ड और 4 ऐड कर दोगे तो कौन सा हो जाएगा, सेवंथ ऑक्टेंट हो जाएगा इसका, ठीक है। ये फर्स्ट ऑक्टेंट में दिख ही रहा है, बहुत ही सिंपल है। तो अब देखो एक्स नेगेटिव वाई, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट हो रहा है, फोर्थ। और ये भी नेगेटिव है तो कौन सा ऑक्टेंट हो जाएगा, ये एट्थ ऑक्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, लेकिन वाई ये जेड कैसा है, पॉजिटिव, तो ये फोर्थ फोर्थ ऑक्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आपको कभी टेबल रटना नहीं है इसको, आप बिना टेबल ध्यान करे भी बता सकते हो कि कौन से ऑक्टेंट में होगा पॉइंट का पोजीशन। अब ये 2 -1 -4, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अगेन फ्रेंड ये कौन से कोऑर्डिनेट में हो जाएगा, एट। ये अपने में फोर्थ कोऑर्डिनेट है, ये नेगेटिव है तो 4 ऐड करके 8 ऑक्टेंट में हो जाएगा, ठीक है। 2 3 0। अब बताओ ये कौन से कोऑर्डिनेट में, ऑक्टेंट में। तो ये किसी ऑक्टेंट के ऊपर नहीं है, ये जो पॉइंट है इसमें जेड जीरो था, हम ये पॉइंट कहाँ बोलेंगे, इसकी पोजीशन एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। सिमिलरली 308, यहाँ पर देखो एक्स वाई जीरो है, एक्स जेड, ये कौन से प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर तो 2 जीरो है, तो ये किसी प्लेन में भी नहीं बोल के हम तो क्या बोलेंगे, इसकी पोजीशन क्या है, जेड एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। आई होप आपको बताना है होगा किसी पॉइंट की पोजीशन 3D के अंदर हम कैसे बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो 3D और वेक्टर काफी हद तक सिमिलर है, जो चीज हमने वहाँ पढ़ी है वही चीज यहाँ पर रिपीट होगी काफी कुछ, है ना। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने वहां पे देखा भी था, इसको हम वापस फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। लेट दो पॉइंट है फ्रेंड P x1 y1 z1, x1 y1 z1 एंड Q पॉइंट है x2 y2 z2, एंड यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। आपको PQ डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं अपन। एक पॉइंट है P, जैसे हमने वेक्टर में किया था वही काम करेंगे हम यहाँ पर भी। एक पॉइंट है P यहाँ पर, ये है x1 y1 z1। एक और पॉइंट है यहाँ पर Q x2 y2 z2, ठीक है। आपको ये PQ डिस्टेंस निकालनी है ना, x2 y2 z2, आपको PQ डिस्टेंस निकालनी है। तो वेक्टर में कैसे करते थे हम OP, यहाँ से OP वेक्टर लिख सकते हैं, OQ वेक्टर लिख सकते हैं और PQ वेक्टर निकाल लेते थे। अच्छा यहाँ से PQ वेक्टर क्या होगा, PQ वेक्टर हो जाएगा, देखो यदि आप ट्राइंगल से देखो तो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर कितना हो जाएगा यहाँ से, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। फ्रॉम हियर PQ वेक्टर क्या आ जाएगा, OQ वेक्टर कितना है, x2 i कैप, x2 i कैप। अब ये से माइनस करोगे x1 i कैप, तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप आ जाएगा यहाँ से। अब आपको PQ डिस्टेंस है तो PQ डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो ये जो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। देखो फ्रेंड काफी हद तक 3D वेक्टर सेम है, मैं बताता जाता हूँ आपको। जो काम वहाँ पर जैसे पोजीशन वेक्टर करता था, जैसे OP पोजीशन वेक्टर है, तो 3D के अंदर वो काम सीधा पॉइंट कर देगा ना, 3D में सीधा पॉइंट बोलेंगे। जो चीज़ हम वेक्टर में पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे, 3D में हम उसको डायरेक्टली पॉइंट से बताएंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने वहाँ पे भी देखा था, आई होप आपको ये
क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमने तो वहाँ पे भी डिस्कस किया था वेक्टर में, सेक्शन फॉर्मूला, उसी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आगे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है फ्रेंड, यहाँ पर दो केस बनते हैं, लेट दो पॉइंट है, लेट पी पॉइंट है x1 y1 z1 एंड क्यू पॉइंट है x2 y2 z2, x2 y2 z2, ठीक है, 2 पॉइंट्स। और लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी क्यू है, उसको कोई थर्ड पॉइंट है r, है ना, से r डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल रेशियो इन द m/n, ठीक है। तो ये हमने क्या जो कहा है इसको लिख डालते हैं ना डायग्राम के थ्रू। एक पॉइंट P है x1 y1 z1 और दूसरा एक पॉइंट है Q x2 y2 z2। देखो आज की क्लास में केवल बेसिक देखने वाले 3D का ना, नेक्स्ट क्लास से हम 3D को मेन लाइन और प्लेन को स्टार्ट करेंगे। तो कोई पॉइंट है r, इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, तो m के कोऑर्डिनेट, r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, mx2, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 प्लस ny1, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n आ जाएगा यहाँ पर। और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। ये r पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो ये तो अब है जब इंटरनल डिवाइड करें, सपोज करो r एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, ये p पॉइंट है x1 y1 z1, x1 y1 z1 और q पॉइंट है x2 y2 z2, और जो r पॉइंट है वो है यहाँ पर बाहर से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, m/n रेशियो के अंदर, है ना, m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये m रेशियो है और यहाँ से यहाँ तक का m n है ना, ये n रेशियो है। तो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे यहाँ पर, r पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका, ये हो जाएगा mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n, ठीक है। ये सेक्शन फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया था वेक्टर के अंदर भी, और इसको आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और मिड टर्म वाला, मिड पॉइंट वाला तो कंडीशन क्लियर ही होगा, जिस दिन ये रेशियो 1:1 हो जाएगा तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा इसका, ठीक है। आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी फ्रेंड। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, अब ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था वहाँ पर फैक्टर के अंदर, अगेन हम इसको रिपीट कर रहे हैं, तो ये आप आई होप ये क्लियर होगा टॉपिक पहले से। 3D वेक्टर बहुत सिमिलर टॉपिक है, बहुत चीज़ें रिपीट होगी हमें, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सपोज करते 3 पॉइंट्स P x1 y1 z1 Q x2 y2 z2 and R x3 y3 z3 are said to be कोलिनियर, अब देखो कोलिनियर कब कहेंगे, इसकी हमने कई कंडीशन देखी है वहाँ पर, तो एक बार सबको लिख डालते हैं। देखो 3 तरीके से प्रूव कर सकते हो कोलिनियर, और 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, इसको आप तीन तरीके से कह सकते हो। फर्स्ट है द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू आर प्रपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी आर, ठीक है। अब देखो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, ऑफ पी आर, यदि पी क्यू और पी आर तीनों पॉइंट एक ही पे है, पी क्यू पी आर, तो सेम चीजें हमने देखा था वहाँ पर स्केलिंग करी थी किसी वेक्टर से, तो वो कोलिनियर ही होता है। इसका रीजन भी देखा था फ्रेंड हमने, तो इस चीज का रीजन आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। दो वेक्टर है पी क्यू और पी आर, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं पी क्यू के, जो देखो सपोज करो पी पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ गिवन x1 y1 z1, ठीक है, और क्यू पॉइंट है x2 y2 z2, और r पॉइंट है x3 y3 z3। तो देखो पी क्यू वेक्टर क्या होगा, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 j कैप। सिमिलरली पी आर वेक्टर क्या होगा, x3 माइनस x1 i कैप, y3 माइनस y1 j कैप, z3 माइनस z1 k कैप। अब यदि ये कोलिनियर है तो पी क्यू वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स पी आर वेक्टर, या पी आर वेक्टर इक्वल लैम्डा टाइम पी क्यू लिख सकते हो। तो यहाँ से जो इनका रेशियो होगा, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, जैसे वेक्टर्स के आगे जो x2 माइनस x1 होते हैं, जो कंपोनेंट होते थे स्केलर कंपोनेंट, वही क्या होते थे डायरेक्शन रेशियोज, तो इनका जो रेशियोज होगा वो सेम होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कोलिनियर होने के लिए रेशियो क्या होगा, सेम होगा, x2 माइनस x1 अपॉन x3 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन
y3 माइनस y1 इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन z3 माइनस z1 आ जाएगा, ठीक है। या एक सेकंड और भी मेथड है इसको कोलिनियर प्रूफ करने का। आपको यहाँ से आपने डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो है वो इक्वल प्रूव कर दिया। ये सेकंड आप ये भी प्रूव कर सकते थे, पी क्यू और क्यू आर का जो डिस्टेंस का सम है वो पी आर के इक्वल होगा। तो कोई भी दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस का सम है ना, वो किसके इक्वल हो सकता है, वो थर्ड साइड के इक्वल हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो वो क्या होगा, कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा। ये थर्ड मेथड ये है कि दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, पी क्यू और पी आर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो वेक्टर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये तो एक लाइन के ऊपर है, थीटा मतलब जीरो है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो ये तीन मेथड है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो कोलिनियरिटी के लिए। तो जब क्वेश्चन आएंगे आप इनमें तीनों में से कोई सा मेथड वहाँ पर यूज कर लेना। तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। इनको हमने एक बार वेक्टर में डिस्कस कर लिया है, फटाफट से इनको रिवाइज कर लेते हैं एक बारी का। तो डायरेक्शन एंगल, सबसे पहले है डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं फ्रेंड, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल्स। तो डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन हमने देखी थी वहां पर। इफ अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इफ अ, इसको वापिस से आप नोट कर सकते हो एक बार। इफ अ डायरेक्टेड लाइन एल passing through passing through the origin, passing through the origin, एक डायरेक्टेड लाइन है पासिंग हो रही है ओरिजिन से, मेक अल्फा बीटा गामा एंगल विथ, अल्फा बीटा गामा विथ एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। तो इन्हीं क्या कहते हैं, ये जो अल्फा बीटा गामा एंगल, इन्हीं क्या कहते हैं हम, डायरेक्शन एंगल कहते हैं। डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा जो कि एक्सिस के साथ एंगल बनते हैं। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है फ्रेंड, इसको हमने देखा था, यदि अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, देन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। इसको एलिमेंट से डिनोट करते हैं, एल इक्वल टू होता है कॉस अल्फा, m इक्वल टू कॉस बीटा एंड n इक्वल टू कॉस गामा। और आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन भी पता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, वन होता है। इसको हमने डिराइव भी किया था वहां पर जब हमने वेक्टर डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक होता है इसमें डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल नंबर होते हैं डायरेक्शन कोसाइन, जैसे एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है। तो डायरेक्शन रेशियोज को हम एबीसी से डिनोट करते हैं जनरली। तो एक को क्या किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यदि एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है तो इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा, लैम्डा एल लैम्डा एम लैम्डा एन। इसको एबीसी से डिनोट कर रहे हैं हम, है ना, एबीसी से डिनोट कर रहे हैं। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा लैम्डा एल, बी हो जाएगा लैम्डा टाइम एम, और सी हो जाएगा लैम्डा टाइम एन हो जाएगा। किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे, प्रोपोर्शनली होते हैं। यहाँ से आप फ्रेंड एल की वैल्यू क्या लिख सकते हो, एल हो जाएगा ए बाय लैम्डा, एम हो जाएगा बी बाय लैम्डा एंड एन हो जाएगा सी बाय लैम्डा। यहाँ से फिर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आएगा सी बाय लैम्डा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, वी नो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू वन। फ्रॉम हियर यू कैन से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर आएगा, इधर चला जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फ्रॉम हियर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल रहा है फ्रेंड, जो आपको डायरेक्टली यदि डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में कैसे बोल सकते हो, एल क्या हो जाएगा यहाँ से, एल किसके इक्वल है, ए बाय लैम्डा। तो एल हो जाएगा प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम हो जाएगा प्लस माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो सेम वेक्टर वाली कहानी है, मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर रहा हूँ मैं कंपोनेंट के अंदर, स्केलर कंपोनेंट में मैग्नीट्यूड का डिवाइड करते ही आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल गया। हमने वेक्टर में भी यही काम किया था, कोई नया काम नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको कभी आपको डायरेक्शन रेशियोज दे दे और आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो मैग्नीट्यूड का आपको क्या करना है, डिवाइड लगा देना है, या रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का डिवाइड लगा देना है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ये। अच्छा यदि आपको डायरेक्शन कोसाइन दो पॉइंट देके पूछ लेना, नेक्स्ट भी बहुत काम का फॉर्मूला है, सिंस। सिंस नेक्स्ट हेडिंग लिखो सिंस, तो हेडिंग नहीं लाइन लिखो इसको, सिंस वन एंड ओनली वन लाइन passes through two given point, two given point, two given points, the direction cosine, the direction cosines of a line
of a line passing through the point, the given point, the given points। अब देखो आपको दो पॉइंट दे दिया है ना, देखो बहुत सिंपल सी बात है, दो पॉइंट दे दिए हैं आपको, तो इस दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा, दो पॉइंट्स पी क्यू दे दिए हैं आपको, ठीक है, इन दो पॉइंट से पास होने लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे x2 y2 z2, डायरेक्शन कोसाइन के हो जाएंगे। अब देखो ये वेक्टर होता तो पी क्यू वेक्टर कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन z2 माइनस z1, और उस मैग्नीट्यूड का डिवाइड लगा तो डायरेक्शन कोसाइन मिल जाता, तो सेम डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइंस के हो जाएंगे यहाँ पर x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू लेंथ, डायरेक्शन कोसाइंस बोल रहा हूँ मैंने, डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा, सिमिलरली y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू लेंथ और z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू लेंथ, वेयर पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वेयर पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट दोनों के बीच की डिस्टेंस वो कितना होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना, द डायरेक्शन रेशियोज, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, केवल डायरेक्शन रेशियोज पूछा होता है आपसे, ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपको देखना पड़ेगा, दो पॉइंट देके डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, डायरेक्शन रेशियोज पूछे, तो डायरेक्शन रेशियोज पूछे तो वो क्या हो जाएंगे, दो पॉइंट दे दिए आपको पी एंड क्यू, क्यू पॉइंट है x2 y2 z2, ये दो पॉइंट देके आपसे पूछा है कि बताओ डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज केवल ऊपर ऊपर वाले ना, x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1, मैंने देखो पहले ही बताया था आपको वेक्टर में z2 माइनस z1, या आप इसको x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 भी बोल सकते हो, कोई गलत नहीं है इसके अंदर। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं, और ये जो डायरेक्शन कोसाइन होता है ना, उसमें मैग्नीट्यूड का डिवाइड करने के बाद जो आता है, जैसे यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होंगे वो डायरेक्शन कोसाइन ही होगा, ठीक है, लेकिन जो सिंपल कोई भी वेक्टर है उसके जो स्केलर कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो ये था बेसिक था 3D का। नेक्स्ट क्लास में अपन जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है लाइन की वो स्टार्ट करेंगे, यहाँ से एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके ऊपर अपन नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, आईसी डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।